बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर के सीबीएसई पेपर में आए हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में करोगे, दिमाग में बैठा लो अल्फा प्लस बीटा है क्या, माइनस बी अपॉन ए, और अब आप सोचोगे ए तो है ही नहीं इसके अंदर, ए कहाँ गया। सो रिलेशनशिप मत भूल जाना, अगर रिलेशनशिप भूल गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब। किसके जीरोस किससे डबल है, कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके जीरोस का क्या रिलेशन है, डबल है भाई, तो अगर उसका अल्फा था तो इसका 2 अल्फा, बीटा था तो 2 बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाओ, दिस इज अनदर, अगेन पहचानो ये क्वेश्चन और एग्जांपल कहां से आया है। सो बी अलर्ट, द लास्ट क्वेश्चन इज रियली गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द एंटायर मॉड्यूल। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो केस स्टडी टाइम को और थोड़ा वेरिएशन होता है। एक केस स्टडी में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के और 1 क्वेश्चन आता है 2 मार्कर का। उस 2 मार्कर वाले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है। अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो हमारा पैराबोला opens downwards, ठीक है। Interpret the result. 6 centimeters under the water level at that point of time. 5/4 seconds. ये 2 बातें याद रखना, लेकिन बेटा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केस स्टडी क्वेश्चंस कोई अलग से नहीं बनते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम क्लास 10 सिलेबस का 3 मार्क्स का आने वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वो 3 मार्क्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसा होने वाला है, वो एग्जैक्टली लास्ट ईयर के सीबीएसई क्वेश्चंस के बेस पे बनने वाला है, ठीक है। सो अगर हम किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं, मैंने लास्ट मॉड्यूल में भी बताया था, उसकी टेस्टिंग के लिए लास्ट ईयर के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए हमने लास्ट मॉड्यूल में एमसीक्यू सारे के सारे डिस्कस किए। सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हम कर चुके हैं। आई होप आपने वो दोनों वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे तो आप उसको देखो, और उसके बाद ये चैप्टर और ये पीवाईक्यूज की टेस्टिंग से। सो आज हम 3 मार्कर के और केस स्टडी के एक्सपेक्टेड हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर के सीबीएसई पेपर में आए हुए हैं। और ये चैप्टर इतना आसान है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओनली 1 कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर। कौन सा है वो 1 कॉन्सेप्ट जो हमने किया है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उनका रिलेशनशिप उसके कोएफिशिएंट्स के साथ। अब तक तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए, लेकिन एक क्विक रिवीजन के साथ हम ये करते हैं 3 मार्कर्स और केस स्टडी बेस्ड सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1। अब ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है ये बिल्कुल कंप्लीटली गिवन है। कंप्लीटली गिवन का मतलब a is 5, b is 5 and c is also 1, और हमको वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो इस केस में हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ट्रेडिशनली अल्फा और बीटा को सॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट मैंने पुराने मॉड्यूल्स में भी समझाया है ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट नहीं है। बेस्ट हमारा होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब हमें मालूम है अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकाले बिना भी हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस पॉलिनोमियल से रीड कर सकते हैं। ये सबको अच्छे से मालूम है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, ये हमने लास्ट मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था। बार बार वही चीज घूमकर वापस आ रही है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे हमारा एमसीक्यू हो या हमारा 3 मार्कर, द सेम कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो ये है हमारा पहला पार्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएं तो ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। हमने ये डिस्कस किया है, सो हम इसको आगे बढ़ रहे हैं बिना डिटेल्स रिपीट किए हुए। अल्फा प्लस बीटा, अब डायरेक्टली समझाते हुए मुझे ज्यादा समय लगता है बेटा, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में करोगे, दिमाग में बैठा लो अल्फा प्लस बीटा है क्या, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारा, बी यहां से हमारा 5 है, तो माइनस बी हो जाएगा -5 अपॉन ए 5, तो वो हमें दे देगा, क्या दे देगा, माइनस बी अपॉन ए विल बी -1। कितनी सिंपल सी वैल्यू है, उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने जल्दी से अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस किया माइनस बी अपॉन ए से, और अल्फा बीटा को रिप्लेस किया सी अपॉन ए से। इसी एक्सप्रेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, 5/5 1 बन जाता है एंड 2/5 वहां रहता है। सॉल्व करने के बाद एक बड़ी प्यारी सी वैल्यू आ गई है 3/5। सो यहां मैं कहना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज अपॉन इज अल्फा बीटा को निकालने की बजाय from the given polynomial be ready with the values of alpha plus beta and alpha into beta, उनको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल लो, ठीक है।
Now alpha to the power -1 plus beta to the power -1. To the power -1 का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल. सो अल्फा टू द पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन अल्फा. बीटा टू द पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन बीटा. और हमने लास्ट मॉड्यूल्स में ये डिस्कस किया है. इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, इनका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेते ही हमारा न्यूमरेटर बन जाता है अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर बन जाता है अल्फा इनटू बीटा. कितना सिंपल है. न्यूमरेटर बन गया सम ऑफ द जीरोस और डिनोमिनेटर हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जिसकी वैल्यू हमें अच्छे से मालूम है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. और अब आप सोचोगे ए तो है ही नहीं इसके अंदर. ए कहाँ गया? हमने लास्ट मॉड्यूल में डिटेल में डिस्कस किया था. स्टिल आई एम टेलिंग यू नाउ, इस केस में अल्फा प्लस बीटा है हमारा -b अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए. ये कैंसिल होता है और हमको मिल जाता है -b अपॉन सी. एमसीक्यूज के लिए तो इसको याद रखने में भी कोई बुराई नहीं है. डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो b और c की और अपना आंसर निकाल लो. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया -b अपॉन सी. अब b की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है 5 और c की दिख रही है 1. तो हमारा आंसर आ जाता है -5 अपॉन 1, दैट्स -5. सो इतनी छोटे छोटे दो प्यारे से स्टेप्स करने से हमको मिल जाते हैं पूरे 3 नंबर सीबीएसई के क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. आई होप सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई ठीक से की है उन्होंने पहचान लिया होगा. ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर के सीबीएसई एग्जामिनेशंस में, डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी. ये मैंने इसलिए बोला है, इससे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस पता चलती है. सो किसी भी चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. सारे बच्चे हम दूसरी किताबों के पीछे भागने लग जाते हैं, बट चिल्ड्रन अगर आप जितने भी पीवाईक्यूज देखोगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं. तो उनको जरूर करो और थोड़ा बहुत हायर ऑर्डर एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस. ठीक है, सो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से है. 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 सिंपल आइडेंटिटी, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a माइनस बी. तो हमने 2s माइनस 1 का इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया. आई थिंक ये सबको क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे बना. 4s स्क्वायर इज नथिंग बट the perfect square of 2s. So this is the a square term, the b square term and minus 2ab. हमारे पास आ गया a minus b whole square. Whole square का मतलब है it's going to be a case of equal और repeated zeros. तो हमने एक एक्सप्रेशन लिया 2s माइनस 1, उससे हमको एक वैल्यू मिला 1/2, तो दूसरा भी अपने आप हो गया 1/2. सो डोंट बी सरप्राइज्ड, इस केस में हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज बराबर आती हैं. ठीक है, तो अल्फा भी हो गया 1/2 और बीटा भी हो गया 1/2. तो पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया जो कह रहा था फाइंड द जीरोस. हमने जीरोस निकाल लिए. नाउ दिस इज पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. वेरीफाई द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप्स मैंने अभी तो स्क्रीन पे दिखाए हैं, बट बोर्ड एग्जाम के आंसर क्वेश्चन पेपर में ये सब नहीं लिखा होगा. सो रिलेशनशिप मत भूल जाना. अगर रिलेशनशिप भूल गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब. व्हाट इज द रिलेशनशिप? अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए. अब तक तो याद हो गया होगा. ठीक है, अब हम लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. वो जनरल फॉर्म कौन सी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. वो ना भी लें तो हमें पता है a इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, तो हमारी a की वैल्यू है 4, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म, दैट्स -4 एंड c इज द कांस्टेंट, दैट्स 1. तो तीनों वैल्यूज हमने नोट कर लिए. अब -b अपॉन a निकालना कौन सा मुश्किल बात होगा. सो सबसे पहले हम सम को चेक करते हैं. अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यूज हाफ हाफ मिलके बनाती हैं 1. -b अपॉन a माइनस ऑफ -4 अपॉन 4 गिव ऑल्सो बी 1. ओके, प्रोडक्ट को भी बिल्कुल ऐसे चेक कर लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा निकाला और उसके बाद c अपॉन a निकाला. दोनों की वैल्यू आ गई है 1/4. ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड इट सेज इट्स हेंस वेरीफाइड. ओके, ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है एंड आई होप सबको समझ आ गया. अच्छा वाला क्वेश्चन मतलब ध्यान से सुनो. इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल. अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि द जीरोस आर डबल. किसके जीरोस किससे डबल है? कंफ्यूजन तो नहीं है. If the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value to the zeros of the polynomial. एक polynomial तो thank God हमें पूरा दिया हुआ है.
2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें कंप्लीटली गिवन है। अब एक सिंपल तरीका है जो ट्रेडिशनल, क्या हम इसके जीरोस निकालेंगे? ट्रेडिशनली निकाल सकते हैं, लेकिन गलत भी नहीं है, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। हम क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है, जो नया पॉलिनोमियल हमने दिया हुआ है उसका रिलेशन दिया है अल्फा बीटा से। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमारा है 2x² माइनस 5x माइनस 3, उसको स्टडी करते हैं। हमने पॉलिनोमियल ले लिया और एज्यूम कर लिया कि इसके जीरोस हमने ले लिए अल्फा एंड बीटा। अगर हमने इसके जीरोस ले लिए अल्फा एंड बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा को रीड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा को कैसे रीड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। माइनस वहीं का वहीं रखा, बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है -5, जो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ए का वैल्यू है 2, यहाँ पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारा आंसर आ गया 5/2। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को भी हम संभाल के रख लेते हैं, डेफिनेटली आगे काम आएगी। सो डोंट थिंक कि ये एफर्ट हमारा वेस्ट जा रहा है। जब भी कोई पॉलिनोमियल कंप्लीटली दिया हो और उसके बेस पर हमें कुछ और बनाना हो, कोई वैल्यू ढूंढनी हो, बिना सोचे समझे जो पॉलिनोमियल हमें दिया है उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट जल्दी से निकाल के रिजर्व रख लो। अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए। सी का वैल्यू -3, ए का 2, आंसर आ गया -3/2। ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ था, राइट। पी और क्यू के वैल्यूज निकालने हैं। P है यहाँ और Q है यहाँ, यानी कि द मिडिल टर्म कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म। ये दोनों निकालने के लिए मुझे फिर से नए पॉलिनोमियल को डिस्कस करना पड़ेगा। अब अगर हम नए वाले पॉलिनोमियल को ले लें, x² प्लस px प्लस q, इसके जीरोस क्या होंगे? लाइक पहले वाले केस में हमने जीरोस ली अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस का क्या रिलेशन है? डबल है भाई। तो अगर उसका अल्फा था तो इसका 2 अल्फा, बीटा था तो 2 बीटा। ठीक है, सो जीरोस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेट द जीरोस बी अल्फा डैश बीटा डैश। नो नीड टू हैव एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके हमने इसके जीरोस ले लिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, ट्वाइस हो गए। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका सम भी तो फिर ट्वाइस ही होगा। तो अब हमने लिखा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। बेसिकली जब हम लिख रहे हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, हम इस पॉलिनोमियल का सम, इसके जीरोस का सम नोट कर रहे हैं। और सम क्या है? -b अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पर? p। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, एक्सप्रेशन बन गया हमारा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन ए। अब बेस्ट पार्ट इज यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा एंड द राइट साइड हैज बिकम -p। बस अब क्या दे रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यहाँ से लेकर हम आ गए, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया इसको 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हमने ले ली, यहाँ से निकाली थी हमने, इसीलिए निकाली थी। इसमें यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया और हमारा p का वैल्यू आ गया -5। दैट्स अ हैप्पी सिचुएशन, राइट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी हमें q की वैल्यू भी निकालनी है। खुश होकर क्वेश्चन मत छोड़ देना, ठीक है। q की वैल्यू के लिए हम जाते हैं प्रोडक्ट के पास। क्यों? क्योंकि वो c की पोजीशन पे बैठा है। प्रोडक्ट, अगेन प्रोडक्ट, वैसे तो हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, लेकिन इसके जीरोस है ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड ट्वाइस ऑफ बीटा। तो प्रोडक्ट भी तो हमें फिर वैसे ही लिखना पड़ेगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विच इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब c की वैल्यू वहां पर q है, a की 1 है, तो हमने लिख दिया q अपॉन 1। अब ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू q। बस अब q की वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा बीटा को ढूंढना है। भाई ढूंढना क्या, अल्फा बीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी -3/2। इस वैल्यू को हम ले आते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर लाते हैं ये -3/2, इससे हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाता है q इक्वल टू -6। नाउ इट्स अ क्वेश्चन कि हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, और हमने दोनों वैल्यूज बड़े आराम से निकाल दी हैं। p इज इक्वल टू -5 एंड q इज इक्वल टू -6 एंड दिस कंप्लीट्स द 3 मार्कर क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाओ, दिस इज अनदर, अगेन पहचानो ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल कहां से आया है। दिस इज अगेन डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। इट हैज कम इन द CBSE एग्जाम। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 5 या 6 जितने भी पार्ट्स हमारे एक्सरसाइज में हैं, एक एक क्वेश्चन NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और फॉर दैट मैटर पूरे अलजेब्रा में। अलजेब्रा के चारों चैप्टर्स मैंने मेंशन किया है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड AP।
अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया तो सीबीएसई के सारे पीवाईक्यूज हम आराम से डील कर पाएंगे। सेम थिंग गोज हियर, 6x² - 3 - 7x। इसमें एक सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके अंदर मिडिल टर्म अगर अभी देखा जाए तो देखने में लग रही है -3, लेकिन दिस इज नॉट द मिडिल टर्म, राइट? क्योंकि मिडिल टर्म होती है हमारी लीनियर टर्म। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करना बहुत जरूरी है। तो हम इस पॉलिनोमियल को पहले रीअरेंज करते हैं और उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं अगेन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप सबने ये मेथड अच्छे से किया है। एक बार मैं क्विक रिवीजन यहां पर देती हूं। 6 × -3 इज -18। ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है -18, मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -18 हो और सम -7 हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमने ढूंढे -9 और 2। तो इसको हमने लिखा, फर्स्ट 2 टर्म्स को क्लब किया, लास्ट 2 टर्म्स को क्लब किया, कॉमन्स निकाले, 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए। दोनों लीनियर फैक्टर्स को एक एक करके इक्वेट किया 0 से, तो 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास x की। एक आ गया -1/3, दूसरा आ गया 3/2, और उसी को हमने ले लिया द फर्स्ट 0 अल्फा एंड द सेकंड 0 बीटा। फिर क्या है, हम जनरल फॉर्म लेंगे और a, b और c को निकालेंगे। बड़े आराम से दिख रहा है, a इज 6, b -3 है क्या? नो, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म, तो b हमारा -7 है और c हमारा -3 है। ठीक है, प्लेसमेंट से नहीं हमें कंफ्यूज होना है। ऑल राइट, अब हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहला रिलेशनशिप क्या होता है, सम का, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, हमने अल्फा निकाला -1/3, बीटा निकाला 3/2। हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर आ गया 7/6। बस अब इसको कंपेयर करना है किससे, -b/a से। -b/a माइनस ये साइन आ गया, b का वैल्यू हमने कहां से निकाला, ये निकाला, b का वैल्यू डाला, यहां पर a का लिखा, आंसर आ गया 7/6, और ये दोनों बिल्कुल सेम हमारे मैच हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट को भी हमने मैच किया, अल्फा इंटू बीटा शुड बी सेम एज c/a। दोनों वैल्यूज हमारी अगर सेम आ गई हैं, बड़ी खुशी से लिख देना हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन ये तो वैसे बहुत आसान सा पॉलिनोमियल है, हम कन्वेंशनल मेथड से भी, डायरेक्ट मेथड से भी अल्फा बीटा ओरली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में भी करना होगा आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर हमें दिखाना ही है स्टेप्स, तो हम ये अननेसेसरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है हम उसको पहले लिखेंगे, और इसमें से वैल्यूज हम बड़े आराम से रीड कर पा रहे हैं। ए का वैल्यू दिस साइड, ओके, ए का वैल्यू है 1, बी का है -5 और सी का है 6। हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए अल्फा प्लस बीटा, जीरोस हमने ले लिया अल्फा बीटा इसके, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, और बिल्कुल उसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लिया है। इसको देखेंगे कि ये हमारे कहाँ काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 6। लेकिन हमें करना क्या है, फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये सबको याद है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। फॉर्म करने के लिए वो मेथड याद है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यानी कि मुझे किसी तरह से सम और प्रोडक्ट अगर पता चल जाए जीरोस का, तो हम ये पॉलिनोमियल बना लेंगे। लेकिन सम और प्रोडक्ट किसका, इस नए पॉलिनोमियल के जीरोस का। एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस अबाउट द जीरोस ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल। ये जीरोस हमें दिए हुए हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो इनका हम अगर सम निकालने की कोशिश करें सॉरी, ये अगर नए पॉलिनोमियल के जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा है, इसके अगर हम सम निकालने की कोशिश करें, ये हमने पिछले स्लाइड्स में भी किया है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को एलसीएम निकाल के बड़े आराम से अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं 5, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हैं 6। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 5/6। यानी कि जो ये नया पॉलिनोमियल हमें बनाने के लिए कहा जा रहा है, उसकी जीरोस का सम है 5/6। इसी तरह से प्रोडक्ट देखते हैं, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा विल गिव मी 1/अल्फा बीटा। 1/अल्फा बीटा का मतलब है, अगर मैं यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू 6 जो हम निकाल चुके हैं सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमको वैल्यू मिल जाता है
1/6। तो ये नया पॉलिनोमियल अब कितने आराम से बन जाएगा, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन अच्छे से मालूम है। क्या मालूम है? एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे सम ऑफ द जीरोस की, और यहाँ पे डाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की, तो हमारा पॉलिनोमियल आराम से बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 एंड 1/6। इसमें 6 थोड़ा परेशान कर रहा है, तो हम 1/6 को कॉमन ले लेते हैं। 1/6 को कॉमन लेते ही 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है, तो अब तक ये सारा समझ आ गया होगा, बिकॉज बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट घूम के वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, इसलिए बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे आज के मॉड्यूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द जीरोस। अब लिमिटेड में भी देखो सबसे इजी क्वेश्चन लास्ट में आ गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये बड़े आराम से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे, वही हमारे जीरोस आ जाएंगे, वही हमारा कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये वाला हम आंसर सिर्फ स्लाइड पे मैं फ्लैश कर रही हूँ। आई होप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की आप लोगों को अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद आ रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी का क्वेश्चन, सो बी अलर्ट, द लास्ट क्वेश्चन इज रियली गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द एंटायर मॉड्यूल। तो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है, सेम वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या है? जीरोस हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, उनका रिलेशनशिप है, या एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब अच्छे से हमने सीख लिया है। सो वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, केस स्टडी क्वेश्चंस। थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन केस स्टडी क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो केस स्टडी टाइम को अच्छे से रीडिंग टाइम के अंदर थोड़ा सा पढ़ के दिमाग में बैठा लेना, और थोड़ा वेरिएशन होता है। एक केस स्टडी में आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्कर का। उस 2 मार्कर वाले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ केस स्टडी क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। 3 पार्ट्स होते हैं एक 4 नंबर के केस स्टडी के सवाल में। एक पार्ट 1 नंबर के लिए, दूसरा पार्ट 1 नंबर के लिए, और जो थर्ड पार्ट होता है वो थर्ड पार्ट ऑर्डर में सेकंड भी आ सकता है, लेकिन एक पार्ट ऐसा होता है 2 मार्कर का जिसके अंदर एक चॉइस होती है, आपको उसमें से एक ही करना होता है। ठीक है, चलो हम ये करते हैं। और ये मुझे क्वेश्चन पर्सनली काफी पसंद है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है आपको बहुत ध्यान से सुनना है और डिस्कस करना है। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर traveling at speed, traveling at 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि डॉल्फिन की ट्रैवलिंग स्पीड हमको दी हुई है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये ट्रैवलिंग हवा में नहीं है, राइट? अगर हमें ट्रैवलिंग स्पीड है तो वो ट्रैवल कितना दूर, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इट्स हाइट अबव वाटर लेवल, ये एक दूसरी बात है। ठीक है, इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स, क्योंकि हमको स्पीड दी हुई है पर सेकेंड, तो हमें इसकी हाइट मतलब अबव द वाटर। डॉल्फिन एक जंप करते हुए ट्रैवल करती है, राइट? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो दिस मूवमेंट यहाँ पर दिखाई हुई है, तो उसकी हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय, यानी कि जो हाइट है वो टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट मतलब जैसे जैसे टाइम के फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको हाइट निकालनी है। हाइट इज गिवन टू अस एज 20 टाइम्स t माइनस 16 t स्क्वायर। सो बेसिकली ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में हाइट दी हुई है। ठीक है, ये हैं 2 चीजें जो हमें दिमाग में रखनी है। नाउ लेट अस डिस्कस द 3 क्वेश्चंस हियर। 3 नहीं, मैं तो चारों डिस्कस करूंगी, चॉइस क्वेश्चन में हम दोनों करेंगे। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आसान है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 20t माइनस 16t स्क्वायर, इसमें मुझे पता है हर बच्चा 1 मार्क ले ही लेगा। 20t माइनस 16t स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो इसका टेक्निक क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो जाएगा, अगर 20 और 16 को देखा जाए तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4, और एक बार t, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4t को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचा 5 माइनस 4t, मतलब 2 लीनियर फैक्टर्स मिल गए। 2 लीनियर फैक्टर्स मतलब ये पहला और ये दूसरा। इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को एक एक करके इक्वेट किया तो मुझे t के 2 पॉसिबल वैल्यूज मिल गए। अभी हम t एक वेरिएबल की तरह डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज सिंपल उन्होंने कहा है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक नॉर्मल पॉलिनोमियल की तरह हमने इसको ट्रीट किया, सॉल्व किया, और t के 2 पॉसिबल आंसर्स 0 and 5/4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1, ये काफी आसान था। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। ये आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा
सोचने की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स पी टी? पीटी मतलब पॉलिनोमियल इन टी। कौन सा है वो पॉलिनोमियल हमारे पास? 20t माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है, एक तो पहली बात, आई होप ये ग्राफ सबको दिखाई दे रहा है। ये डायरेक्टली स्नैपशॉट है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में से, सो आई होप ये क्लियर है। ओके, थोड़ा इनलार्ज करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, ओके, आई थिंक मुझे भी दिख रहा है ये साफ साफ। ठीक है, तो इस ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। यहां पर हमारे पास 4 ग्राफ्स हैं। दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, opening downwards, opening upwards and opening downwards। इससे हमने एक इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियरली यहां से दिख रही है। मैं इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि दैट द वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द केस जब हमारा a का वैल्यू लेस देन 0 होता है? अगर a का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो हमारा पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो यानी कि एक ऑप्शन तो हमारी रूल आउट हो जाती है, वो है ये वाली। ठीक है, ये हमारी ऑप्शन रूल आउट हो गई, लेकिन अभी भी 3 ऑप्शंस हैं। तो हम इन 3 में से कैसे पता लगाएं? हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है और टी के जीरोस निकाले हैं, एल्जेब्रिकली निकाले हैं, राइट? एल्जेब्रिकली हमने 2 जीरोस निकाले हैं, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 5/4। लेकिन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया चैप्टर में, एल्जेब्रिक जीरोस एंड ग्राफिकल जीरोस कोई अलग थोड़ी हो सकते हैं। सो यही जीरोस हमको ग्राफिकली भी मिलने चाहिए, और ये जीरोस हमें तब मिलेंगे जब पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को, यानी कि एक्स में यहां यूज नहीं करना चाहती हूँ, इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट रिप्रेजेंट्स टाइम, टाइम को हमने हॉरिजॉन्टल पे प्लॉट किया है। तो यहाँ पर टाइम वाले एक्सिस पर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए, एक 0 और एक 5/4। ठीक है, तो हम इन ग्राफ्स को देखते हैं अगर। सो दिस इज द केस वेयर पैराबोलिक कर्व हमारा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 5/4। फिर भी एक बार वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर 5/4 यहाँ है, तो दिस इज नॉट द राइट केस। यहाँ पर भी ये तो ऊपर से खत्म ही है, यहाँ दिस इज जस्ट वन नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी डॉल्फिन इज जंपिंग आउट। ओके, तो हाइट कुछ तो उसने लिया ही है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। ये दोनों 1-1 मार्क के थे, आसानी से हो गए। अब इन्हीं दोनों को यूज करते हुए थर्ड पार्ट के 2 ऑप्शंस हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये डिटेल में डिस्कस करना था, मैंने अलग अलग स्लाइड्स पे लिए, बट ये सेम क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। एक नंबर के लिए, दूसरा 1 नंबर के लिए, और तीसरा जिसमें एक चॉइस होगी। पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पर पहले पार्ट ए ले रही हूँ। व्हाट विद द वैल्यू ऑफ एच एट t इक्वल टू 3/2। मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड भी लिखा है, इंटरप्रेट द रिजल्ट। पहले तो रिजल्ट निकालो, फिर उसका इंटरप्रिटेशन देना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल जो हमको दिया हुआ है। अब मैंने इसमें t लगा दिया है। t क्यों लगा दिया है? क्योंकि एक्चुअली h की वैल्यू हमको मिल रही है t की वैल्यू से, राइट? सो दिस इज एन एक्सप्रेशन इन t, तो मैंने इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिख दिया है। और ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे वैल्यू निकालना है h का व्हेन t इज 3/2। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां जहां पर t है उसकी जगह पर हम वैल्यू डाल देंगे 3/2। ठीक है, 3/2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकाली जाए व्हेन t इज 3/2। ये बहुत आसान है, यहां पर हमने सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया आ गया 10, और यहां पर सिंप्लीफाई किया तो हमारा करते करते हमारा वैल्यू आ गया -6। ये तो बहुत आसान था, हमने पॉलिनोमियल उठाया, 3/2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और h की वैल्यू निकाल ली। अब है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरप्रेट द रिजल्ट। हाइट इज -6। अब आप सोचोगे हाइट तो हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव कैसे आ गई, है ना? ये तो, लेकिन डॉल्फिन इज गोइंग टू बी swimming down the water level also. So what is the answer? If height is -6, यानी कि टाइम 3/2, 1.5 सेकेंड्स के बाद वो डॉल्फिन वापस पानी के अंदर आ गई है, एंड इट इज 6 सेंटीमीटर्स अंडर द वाटर लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट केस में जब हमने ग्राफ बनाया था तो डॉल्फिन किस टाइम पे वापस अंदर आ चुकी थी? व्हेन टाइम इज
5/4, ठीक है। तो यानी कि 1 second and 1/4 second, ये 5/4 इज डेफिनेटली लेस देन 3/2, ठीक है। तो 5/4 टाइम, जब 5/4 सेकेंड्स का टाइम था, तब डॉल्फिन पानी को टच करते हुए अंदर आ चुकी है। इसीलिए, और कितना अंदर आ चुकी है एट 3/2 सेकेंड्स, इट इज लाइक 6 सेंटीमीटर्स अंडर द वाटर। आई होप ये क्लियर है, और ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, एक अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट। -6 वैल्यू तो हम सब निकाल सकते हैं, बट उसका मतलब क्या हुआ, उसी के हमारे 1 मार्क है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, how much distance has the dolphin covered before hitting the water level again? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि before hitting the water level again, लेकिन हमें ट्रैवलिंग की स्पीड दी हुई है, तो वो मैंने बड़े आराम से यहां से कॉपी कर लिया है। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, सिर्फ कॉपी किया है, ठीक है। स्पीड तो हमने ले ली है, हमको निकालना है हाउ मच डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन उससे पहले जरा हम दो चीजें देखते हैं जो हमने पुराने 2 पार्ट्स में ऑलरेडी निकाली थी। पहले पार्ट में हमने निकाला था कि टी की 2 वैल्यूज है, यानी टाइम 0 व्हेन इट इज जंपिंग आउट, और टाइम 5/4 पे वो वापस टच करके सरफेस को अंदर आ गई है, राइट। सो ये है उसका पैटर्न, पैराबोलिक, राइट, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 0 एंड देन 5/4। ओके, तो इतने टाइम के लिए डॉल्फिन बाहर थी पानी से, ठीक है। और दूसरी चीज हमने देखी थी कि इसका कर्व आ रहा है ओपनिंग डाउनवर्ड्स एंड इट इज हिटिंग द वाटर लेवल अगेन आफ्टर 5/4 सेकेंड्स। ये 2 बातें याद रखना। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इनटू टाइम यूज करना है, ठीक है। अब स्पीड तो हमको बड़े आराम से दी हुई है, 20 सेंटीमीटर्स की स्पीड है। टाइम कितना लिया जाएगा? इट सेज फाइंड द डिस्टेंस दैट द डॉल्फिन हैज कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो वो हमने देखा है कि कितनी देर के लिए वो बाहर थी पानी से, 5/4 सेकेंड्स। तो स्पीड डाला 20, टाइम डाला 5/4, और हमारा डिस्टेंस आ जाता है बड़े आराम से 25 सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, आई थिंक ये अच्छे से समझ आ गया है। तो हम इसका आंसर कैसे कंक्लूड करेंगे? द डॉल्फिन हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। आई होप ये केस स्टडी का क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ PYQs का डिस्कशन था। मैंने वही केस स्टडी पिकअप किया जो लास्ट ईयर के CBSE एग्जाम्स में आया हुआ है। बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन बेटा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केस स्टडी क्वेश्चंस कोई अलग से नहीं बनते हैं, दे आर जस्ट सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन द रियल लाइफ, ठीक है। सो कीप वॉचिंग and keep studying hard. Our target is to score a perfect 100 in the board examinations. ऐसे करते करते now we are going to start with the new chapter in my upcoming modules. Please, there are 3 modules हैं polynomials के, chapter, PYQs, MCQs and the subjectives. बस इतने में पूरा chapter cover हो जाता है. All right, so wish you all the best until then. Goodbye.